मॉर्निंग मेडिकोज। आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक हमें परेशान करके रखता है, पर इसमें कोई ना कोई ऐसी छोटी चीज़ रह जाती है जो हमें समझ नहीं आती। इसलिए आज हमारा पूरा फोकस रहेगा इसको समझने की तरफ। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके फ्री नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। Jaundice is defined as the yellowish pigmentation of the skin, mucous membranes and the sclera due to the increased bilirubin content in the blood। होता क्या है, ब्लड में नॉर्मली कुछ लेवल्स ऑफ बिलिरुबिन प्रेजेंट होते हैं, बट अगर वो बढ़ जाता है तो स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्क्लेरा में जाकर के वो डिपॉजिट हो जाता है और हमें प्रोवाइड करता है येलोइश पिगमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, नॉर्मली ब्लड में कितना बिलिरुबिन होता है? 0.3 से 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, बट हमें क्लिनिकली ये कब विजुअल होगा? जब इसके लेवल्स 2.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएंगे तभी विजिबल होता है। ठीक है, बट एक सवाल आता है कि अगर बिलिरुबिन कंटेंट 1.2 मिलीग्राम से लेकर के 2.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर हो तब उसे क्या कहेंगे? तब हम इसे कहते हैं लेटेंट जॉन्डिस। ठीक है, ये होगा। बिलिरुबिन जो है ब्लड में दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होता है अनकॉन्जुगेटेड, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म। एक होता है कॉन्जुगेटेड, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म। अनकॉन्जुगेटेड का लेवल जो होता है वो होता है 0.2 से 0.9 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और कॉन्जुगेटेड का होता है लेस देन 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ये दोनों क्या हैं ये मैं अभी आपको समझा दूंगा। सीरम बिलिरुबिन बढ़ता क्यों है? अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए या उसका क्लियरेंस कम हो जाए, दोनों के बीच में अगर किसी तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तब जाकर के हमारा सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है। ठीक है, एक छोटा सवाल ये आता है कि क्या येलोइश पिगमेंटेशन सिर्फ जॉन्डिस में प्रेजेंट होती है? बिल्कुल नहीं, ये कैरोटिनीमिया के केस में भी हमको दिखती है। तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे कैसे? हमारा काम होता है हम स्क्लेरा को देखेंगे। स्क्लेरा को देखने पे हमें पता चलेगा अगर हमें येलोइश पिगमेंटेशन वहाँ मिल रही है तो ये होती है जॉन्डिस की वजह से। क्यों? बिलिरुबिन की एक बड़ी खास बात है कि उसकी एफिनिटी इलास्टिक टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा होती है और स्क्लेरा में इलास्टिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो बिलिरुबिन जाकर के स्क्लेरा में डिपॉजिट हो जाता है, जबकि कैरोटीन ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कैसे? स्क्लेरा को देख करके। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे का पूरा बेस सेट करेगी। क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज होते हैं जिसकी वजह से हीम का रिलीज होता है। ठीक है, हीम जन कन्वर्ट होता है बिलिवर्डिन में और फिर बिलिवर्डिन कन्वर्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब इस बिलिरुबिन में आकर के एल्ब्यूमिन बाइंड कर जाता है और फॉर्म करता है बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यही कॉम्प्लेक्स जाता है लीवर में, अब वहाँ पे डिसोशिएट होता है और बिलिरुबिन का अपटेक हो जाता है बाय द हेपेटोसाइट्स। अब थोड़ी सी एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको देता हूँ, समझ लीजिए। हमारे पास यहाँ पे है हेपेटोसाइट्स, यहाँ पे है हमारे पास साइनोसाइट्स, और ये हो गया इस बीच में स्पेस ऑफ डिसे। ठीक है, बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स आएगा, ये जाएगा स्पेस ऑफ डिसे में, वहाँ पे टूटेगा, बिलिरुबिन अलग हो जाएगा, एल्ब्यूमिन अलग हो जाएगा, एल्ब्यूमिन वापस आ जाएगा, और बिलिरुबिन क्या करेगा? ये एंटर कर जाएगा हेपेटोसाइट में बाय OATP चैनल्स। अंदर जाने के बाद इसमें बाइंड करता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्यों बाइंड करता है? ताकि इसका रिपटेक ना हो जाए, वापस बिलिरुबिन अंदर आया तो वापस बाहर चल जाएगा तो कैसे होगा? इसको रोकने के लिए ग्लूटाथायोन से बाइंड कर जाता है। अब बाइंड करने के थोड़ी देर बाद इसका कॉन्जुगेशन होता है। वो कौन करता है? ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसको कॉन्जुगेट करता है। ठीक है, इसको कोड करने वाला जीन कौन सा है? UGT1A1 जीन। ठीक है, अंदर आया बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? अब इसका सिक्रीशन होगा बाइल में। कैसे होगा? MRP2 चैनल्स के थ्रू होता है। कुछ बाइल जो है वापस साइनोसाइड्स में चला जाता है। यहाँ पे समझिए, कुछ कॉन्जुगेटेड बाइल जो है वापस साइनोसाइड की स्पेस में चला जाता है। अब वहाँ से वापस आता है और हेपेटोसाइट को एंटर करता है बाय OATP1B1 चैनल्स। ठीक है, ये चैनल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे मैं आपको कुछ डिसऑर्डर्स बताऊंगा, कुछ सिंड्रोम्स बताऊंगा, उसमें इस चैनल का बहुत यूज़ आएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा। एक छोटी सी बात कि कॉन्जुगेशन लीवर में होता कहाँ? हेपेटोसाइट्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे जाकर के इसका कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेट होने के बाद ये बाइल में सिक्रीट हुआ, बाइल फिर जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ। जैसे हम खाना खाते हैं, फूड गया इंटेस्टाइन में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? बाइल का भी रिलीज होता है। अब बाइल के साथ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन पहुंचेगा। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं ये उसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। ठीक है, अब वही कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में, जिसका 80% स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे स्टूल्स को कलर देता है।
बचा कुचा 20%, इसका क्या होता है, जो बचा 20% है वो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस लीवर में जाता है, और कुछ जो माइनर ट्रेसेस हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, वहाँ से किडनी में जाते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। ये हुआ बेसिक हमारा बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें फोकस करना है आपको, कॉन्जुगेशन कहाँ हुआ, ठीक है, ये दो चैनल्स के बारे में फोकस करना है, इस एंजाइम के बारे में फोकस करना है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज के बारे में फोकस करना है, और एक वर्ड है यहाँ पे यूरोबिलिनोजन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस पे। जॉन्डिस को हम क्लासीफाई करते हैं 3 तरीके से, प्री हिपैटिक, ठीक है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक, इन 3 तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। प्री हिपैटिक में क्या है, इंक्रीज अगर डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसीज का तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीम का प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होगा। कौन सा बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं होता क्या, हीमोलिसिस होता है। हीमोलिसिस 2 तरीके से हो सकता है, या तो आरबीसी के अंदर कोई डिफेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रा कॉर्पोस्कुलर डिफेक्ट, या तो बाहर से कोई दिक्कत आए जो उसको डैमेज करे, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोस्कुलर डिफेक्ट। इंट्रा में क्या क्या आता है, 2 चीज़ें आती हैं, हेरिडिटरी कॉज होता है और एक होता है एक्वायर्ड कॉज। हेरिडिटरी कॉज में आता है स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और G6PD डेफिशिएंसी। इसके बाद आते हैं एक्वायर्ड कॉज पे, इसमें होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट की डेफिशिएंसी। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोस्कुलर डिफेक्ट जो होता है उसमें आता है ऑटोइम्यून कंडीशन, जैसे कि ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, फ्रेगमेंटेशन जो कि प्रोस्थेटिक वेल्स में हमको बहुत देखने को मिलता है, ड्रग्स रिफाम्पिसिन, प्रोबेन एसिड, सल्फासालाजिन, ये सब हो गई। इन्फेक्शंस में आता है मलेरिया। एक छोटी सी बात यह है कि हीमोलिसिस के केस में जो भी हमें जॉन्डिस मिलता है वो काफ़ी माइल्ड मिलता है। क्यों, इसका रीज़न ये है कि जो हमारे नॉर्मल बिलिरुबिन कंसनट्रेशन है ब्लड में, ठीक है, अगर वो 6 टाइम्स भी हो जाए तो उसको हमारा जो हेल्दी लीवर है वो एक्सक्रीट कर सकता है। ठीक है, इतने जो इसकी कैपेसिटी है इसकी वजह से हमें काफ़ी माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है, इस केस में हमें यह देखना है कि यूरोबिलिनोजन के लेवल को क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको समझेंगे, जितना जितना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है जो कि इंटेरोहेपेटिक जो सर्कुलेशन है इसकी कैपेसिटी को एक्सीड कर चुका है। अब एक्सीड करता है जिसकी वजह से जो काफ़ी पार्ट है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, उसके थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए हमें यूरिन में भी यूरोबिलिनोजन इस केस में देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है क्योंकि बाद में डिफ्रेंशिएट करूँगा, आपसे पूछूंगा तब। अब मैं आता हूँ, देखता हूँ उसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा मुझे पैलर, माइल्ड जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मिलेगा क्योंकि वहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डार्क स्टूल्स मिलेंगे क्योंकि स्टर्कोबिलिनोजन का लेवल बढ़ रहा है, और यूरिन टर्न्स डार्क ऑन स्टैंडिंग क्योंकि इसमें प्रेजेंट है यूरोबिलिनोजन जो कि कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिन में ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, और उसको कलर देता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करूँगा मैं, इन्वेस्टिगेशन में मैं देखूंगा पेरिफेरल स्मेयर करूँगा जिसमें मुझे फीचर्स ऑफ हीमोलिसिस मिलेंगे। दूसरा, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की वजह से एलडीएच प्रोड्यूस होगा। तीसरा, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया मिलेगा, समझ में आता है, पर मुझे यूरिन में कोई बिलिरुबिन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म है ये वाटर इनसॉल्युबल होती है, कॉन्जुगेटेड वाली वाटर सॉल्युबल होती है, इसलिए वो मुझे यूरिन में मिल जाती है, अनकॉन्जुगेटेड वाला नहीं मिलता है, इसलिए प्री हिपैटिक केस में हमें यूरिन में बिलिरुबिन नहीं मिलेगा। ठीक है, पर मुझे यूरिन में यूरोबिलिनोजन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा वो मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं हम लोग हिपैटिक कॉज पे। हिपैटिक कॉज में क्या है, इसमें क्या है, प्रोडक्शन सही है, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन सही है, बट उसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। कॉन्जुगेशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि लीवर में कोई पैथोलॉजी है। क्या क्या हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस, इस्चीमिया इन लीवर और ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस भी हो सकता है। इन सब रीजंस की वजह से सही से कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड का लेवल भी बढ़ेगा और कॉन्जुगेटेड का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, लीवर डैमेज है तो लीवर के एंजाइम्स भी बढ़ेंगे, देखिए एएसटी बढ़ रहा है, एएलटी बढ़ रहा है ना। अब इसको इवेलुएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम एलएफटी करेंगे, एलएफटी में हमें एंजाइम्स दिख जाएंगे, उसके बाद हम लोग इमेजिन का यूज़ कर सकते हैं और लीवर का बायोप्सी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक कर लिया हिपैटिक कॉज पे। अब देखते हैं पोस्ट हिपैटिक कॉज पे क्या है। पोस्ट हिपैटिक में ऐसा है कि कॉन्जुगेशन सही से हो गया, प्रोडक्शन भी सही था, कॉन्जुगेशन भी सही था, अब उसका रिलीज नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइन में क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके पाथवे को। क्या पाथवे क्या है, पाथवे समझेंगे तब जाके मैं ऑब्स्ट्रक्शन समझा पाऊंगा आपको। पाथवे ऐसा है कि लीवर से निकलती है राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलकर के बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसमें आकर के सिस्टिक डक्ट जुड़ती है जो कि आती है गॉल ब्लैडर से और बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब इस कॉमन बाइल डक्ट में आकर के पैनक्रियाटिक डक्ट जुड़ती है और ये दोनों एम्पुला ऑफ वेटर में जाके खुलती हैं जो कि प्रेजेंट होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। यहाँ पे बारीकियों में फोकस कीजिए, कितना प्यार से लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको कॉजेज समझाता हूँ।
अगर लीवर के अंदर कोई पैथोलॉजी हुई इसमें जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो मैं इसको बोलूँगा इंट्राहिपैटिक कॉज, इंट्राहिपैटिक। और उसके बाहर कोई आ तो मैं इसको बोलूँगा एक्स्ट्राहिपैटिक कॉज। इंट्राहिपैटिक में क्या क्या आता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंट्राहिपैटिक को हम बोलते हैं स्मॉल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि अंदर स्मॉल डक्ट्स हैं, बाहर जो जाते हैं हम लोग तो उतनी डक्ट्स बड़ी होती जाती हैं बिलियरी की, ठीक है। इंट्राहिपैटिक में आता है हमारे पास प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, अल्कोहल, सिरोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, सेकेंडरीज इन लीवर और सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। एक्स्ट्रा हिपैटिक में आता है हमारे पास गॉल स्टोन्स इन द सीबीडी, हेलमिन्स इन द सीबीडी, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियाज, एम्पुल ऑफ वेटर, बाइल डक्ट, ये सब। अगर मान लो मैं आपको कह दूँ यहाँ पे कोई स्टोन आ गया, गॉलस्टोन सीबीडी वगैरह में आ जाए कोई, ठीक है, या तो यहाँ पे कोई कार्सिनोमा हो जाए हेड ऑफ पेनक्रियाज का, एम्पल ऑफ वेटर में कोई कार्सिनोमा हो जाए, या बाइल डक्ट में ही कोई कार्सिनोमा हो जाए, ये सब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, है ना। एक तो ये हो गया। इसके बाद आता है लीवर में कोई मेटास्टैसिस हो जाए, स्ट्रिक्चर्स हो जाए बाइल डक्ट में, या क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो जाए, इन केसेस में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को हम लोग सर्जिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है वो होता है सर्जरी, ठीक है। एक और मैं क्लासिफिकेशन करूँगा, आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरी बाइल डक्ट है, ये मेरी बाइल डक्ट, ठीक है। अब बाइल डक्ट में कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, क्या पैथोलॉजी इसके वॉल्स में है, क्या पैथोलॉजी इसके ल्यूमन में है, या कोई बाहर से कोई चीज़ है जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जो इसको कंप्रेस कर रही है, ये मुझे देखना है। अगर कोई बाहर से चीज़ कर रही है तो मैं इसको बोलूँगा एक्सट्रिंसिक, कोई वॉल्स में कोई डिफेक्ट है इसको मैं बोलूँगा म्यूरल, और कोई अंदर कोई दिक्कत है तो मैं इसको बोलूँगा ल्यूमिनल, ठीक है। इस तरीके से मैं क्लासीफाई करूँगा। मैं सोचूंगा कि अंदर ऐसा क्या कॉज हो सकता है, ठीक है, म्यूरल क्या कॉज हो सकता है, बाहर से क्या हो सकता है। चलिए सोचते हैं। म्यूरल में हो सकता है स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन हो गया है, कंजेनाइटल बिलियरी अट्रेजिया हो गया है, या कोलेंजियोकार्सिनोमा हो गया है, ये सब हो सकता है। अगला आता है इंट्राल्यूमिनल, जिसमें क्या क्या हो सकता है, गॉल स्टोन्स, क्लोनोर्किस और सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। एक्सटेंसिक में हो सकता है एनलार्ज लिम्फ नोड्स, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, कार्सिनोमा ऑफ द एम्पुल ऑफ वेटर। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में भी मिलेगा, ठीक है। होता क्या है, जो स्वेल कर जाती है यहाँ पे पेनक्रियास है, थोड़ा सा स्वलन हो जाता है, एडिमेटस हो जाता है, जो कि यहाँ पे कंप्रेस करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी। इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे जो सीरम बिलिरुबिन है काफ़ी मार्कली रेज्ड होगा। कौन सा वाला, कॉन्जुगेटेड वाला रेज्ड होगा, ठीक है। ALT ST नॉर्मल होगा क्योंकि लीवर नॉर्मल है, ये भी होगा। ALP के लेवल्स जो है थोड़े से राइज कर जाते हैं, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स हो जाते हैं। अब आप मेरे साथ इस टेबल को भरिए और देखते हैं आपको कितना समझ में आया। चेक करते हैं कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में होगा। प्रीहेपेटिक में होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्जुगेशन कहाँ हो पा रहा है, नहीं होगा। हिपैटिक में होगा, बिल्कुल होगा, सही से हो रहा है। और पोस्ट हिपैटिक में क्या होगा, इसमें भी होगा, ऑब्स्ट्रक्शन है। हिपैटिक में दोनों के लेवल बढ़ते हैं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों। प्लूराइटिस किस में प्रेजेंट होगी, प्लूराइटिस होती क्यों है, अगर ये समझ में आ गया तो आप बता भी पाएंगे किस में होगी। चलिए देखते हैं। होता क्या है, जब लीवर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रिलीज करता है बाइल में, ठीक है, बाइल में, तो साथ में कुछ प्रूराइटोजन्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये जाते हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ से कुछ प्रूराइटोजन्स जो आते हैं स्किन में चले जाते हैं और स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे डिपॉजिट होने के बाद वो जो वहाँ पे जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे इचिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमें समझ में आया। तो इसमें क्या बेसिक था कि लीवर ने निकाला कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो बेसिक क्या था, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिसमें हमें देखने को मिलेगा उसमें हमें प्लूराइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किस किस केस में मिलेगा बताइए। प्रीहिपैटिक में मिलेगा, नहीं मिलेगा। पोस्ट हिपैटिक में बिल्कुल मिलेगा, और हिपैटिक में भी मिलेगा, ये हो गया। अनीमिया किस में मिलेगा, जिसमें ज़्यादा हीमोलिसिस है, प्रीहिपैटिक में है। स्प्लीनोमेगाली भी तो उसी में मिलेगी क्योंकि वहीं जाके डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये भी है। बाकी दोनों में नहीं मिलेगा, माइनस करते हुए चलते हैं। ब्लीडिंग टेंडेंसी कब मिलती है, अगर कोई कोगुलेशन फैक्टर में डेफिशिएंसी है। कोगुलेशन फैक्टर कहाँ से निकलते हैं, लीवर से, दैट मीन्स हिपैटिक कॉज होना चाहिए। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हमको मिलेगी हिपैटिक जॉन्डिस में, बाकी दोनों में नहीं मिलेगी। ALT ST किस में बड़ा होगा, हिपैटिक में बिल्कुल। लीवर डैमेज, लीवर पैथोलॉजी बिल्कुल, बाकी दोनों में नहीं मिलेगा। यूरिन के बिलिरुबिन किस में मिलेगा, यूरिन में। देखिए मैंने आपको बताया था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो वाटर इंसॉल्युबल होता है, इसलिए वो हमें यूरिन में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड वाला हमको मिलेगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। यूरिन में यूरोबिलिनोजन किस में मिलेगा, ये समझते हैं। क्या मैंने कहा था,
यूरोबिलिनोजन जो है प्री हिपैटिक कॉज में बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, जो कि एंटर हिपैटिक सर्कुलेशन की लिमिट को एक्सीड कर जाता है, इसलिए वो आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलेगा। एक तो ये हो गया। हिपैटिक में क्यों मिलेगा, ऊपर देखते हैं, फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए पाथवे, इस केस में क्या हुआ, यूरोबिलिनोजन का प्रोडक्शन हुआ, यूरोबिलिनोजन प्रोडक्शन हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर इसे इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू जाना था लीवर में, बट लीवर सही से अपटेक नहीं कर पा रहा क्योंकि लीवर में कोई पैथोलॉजी है, जिसकी वजह से जो भी सर्कुलेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। यूरोबिलिनोजन जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस केस में, और फिर हमें यूरिन में यूरोबिलिनोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हिपैटिक कॉज में भी हमको मिलेगा, पर पोस्ट हिपैटिक में हमको नहीं मिलेगा। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आप बना के आएंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एक छोटी सी चीज़ करते हैं, वैंडरबर्ग रिएक्शन, जो कि पहले यूज़ होती थी ये देखने के लिए कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है ब्लड में या अनकॉन्जुगेटेड प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं एक रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं वैंडरबर्ग रिएजेंट। ठीक है, ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सल्फरनेलिक एसिड इन डाइल्यूट HCl एंड सोडियम नाइट्रेट। इस रिएजेंट पे हम लोग ब्लड डालते हैं और फिर देखते हैं कलर चेंजेस कैसे आए। अगर ब्लड में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो वो जल्दी से आपको पर्पल कलर दे देगा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव। अगर हमारे ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है तो रिएजेंट में डालने के बाद वो कोई कलर नहीं देगा। फिर हम क्या करेंगे, अल्कोहल ऐड करेंगे और 30 मिनट का वेट करेंगे, फिर 30 मिनट बाद वो हमको पर्पल कलर दे देगा। क्यों, क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको अल्कोहल ने उसमें वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहले वो इनसॉल्युबल था, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉजिटिव। अब तीसरा केस आता है, इसमें हमको मिलता है बाइफेजिक रिएक्शन। ये क्या होता है, हमारे ब्लड में कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों बड़े हैं, ये किस केस में बड़े होते हैं, हिपैटिक में। ठीक है, याद रखते जाइए। इसमें हम लोगों ने रिएजेंट ऐड किया तो क्या मिलेगा, हमको लाइट पिंक कलर मिलेगा, और जब हम इसमें मिथेनॉल डालते हैं तो हमको मिलता है पर्पल कलर। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, वही वाटर सॉल्युबल वाला। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है कंजेनाइटल नॉन हीमोलिटिक हाइपरबिलिरुबिनेमिया में। ठीक है, कंजेनाइटली कोई कंडीशन है, बस हीमोलिसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, कंजेनाइटल कोई कंडीशन है जिसकी वजह से हमको हाइपरबिलिरुबिनेमिया मिल रहा है। अब वो कॉन्जुगेटेड है या अनकॉन्जुगेटेड है, ये देखने वाली बात है। अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है। इसमें हमारे पास 4 सिंड्रोम्स आते हैं। अनकॉन्जुगेटेड में 2, गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर नजार सिंड्रोम, जो कि होता है टाइप 1 और टाइप 2। कॉन्जुगेटेड में आते हैं ड्यूवेन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम। चारों में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि चारों ही ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। ठीक है, बट एक यही है, गिलबर्ट ही है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज़, गिलबर्ट सिंड्रोम जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कंजेनाइटल नॉन हीमोलिटिक हाइपरबिलिरुबिनेमिया का। इस पर हमें फोकस करना है, मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। अनकॉन्जुगेटेड में 2 आते हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर नजार सिंड्रोम। दोनों का एक कॉमन चीज़ है कि दोनों होते हैं ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है कॉन्जुगेट नहीं हो पाता है। ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम में डेफिशिएंसी थोड़ी सी होती है। क्रिगलर नजार के टाइप 1 में तो एकदम ही एब्सेंट हो जाता है, एकदम एब्सेंट देखिए, और टाइप 2 में काफ़ी लो लेवल्स हो जाते हैं। ठीक है, गिलबर्ट में डेफिशिएंसी जिसकी वजह से हमें माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिलता है। टाइप 1 क्रिगलर नजार में हमको क्या मिलता है, एकदम एब्सेंट है, जिसकी वजह से रैपिड डेथ इन न्यूनेट्स होती है। और टाइप 2 में क्या है, काफ़ी कम लेवल्स हैं जो कि प्रेजेंट करता है न्यूनेट्स में, और इसको हम ठीक कर सकते हैं बाय फिनोबार्बिटल, फोटोथेरेपी एंड द लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर आपको कोई कंडीशन दी गई, ठीक है, एक क्वेश्चन में आया जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है गिलबर्ट सिंड्रोम में और क्रिगलर नजार सिंड्रोम में, तो आपको दोनों में दिया जाएगा कि ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज के एंजाइम की डेफिशिएंसी है। बहुत कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए होगा नहीं, पर एक चीज़ ज़रूर होगी, वो होता है कर्निक टेरस। कर्निक टेरस आपको क्रिगलर नजार में देखने को मिलेगा, गिलबर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। कर्निक टेरस क्या होता है, डैमेज टू द ब्रेन कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड बिलिरुबिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, ये हो गया। कॉन्जुगेटेड में अपने पास आते हैं 2 सिंड्रोम, ड्यूवेन जॉनसन सिंड्रोम और आता है रोटर सिंड्रोम। ये क्या होते हैं, ड्यूवेन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है वो होता है जो MRP2 ट्रांसपोर्टर मैंने आपको बताया था उसमें कोई डेफिशिएंसी हो जाए, और रोटर होता है OATP1B1 में कोई डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए MRP2 जो चैनल मैंने बताया था, इस ट्रांसपोर्टर में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो होता है क्या है, ड्यूवेन जॉनसन सिंड्रोम। अगर OATP1B1 में डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, रोटर सिंड्रोम। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो सिक्रीट नहीं हो पाएगा बाहर बाइल में। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के जो लेवल्स हैं वो हमारी बॉडी में बढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है ड्यूवेन जॉनसन और रोटर सिंड्रोम। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन ऑफ लीवर। ये हमको देखने को मिलेगा केवल और केवल ड्यूवेन जॉनसन में। ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग जॉन्डिस के वर्कअप पे।
हम एक सबसे पहले क्लिनिकल सिनेरियो क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे करना क्या चाहिए। अ पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक विद येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा फॉर द पास्ट 6 मंथ। 6 महीने से पेशेंट ये प्रेजेंट कर रहा है कि उसको येलोइश पिगमेंटेशन हो रही है स्किन में और स्क्लेरा में। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें 3 चीज़ें करानी है, LFT, USG और यूरिन में यूरोबिलिनोजन। ठीक है, अगर पेशेंट का LFT नॉर्मल है, LFT देखिए नॉर्मल है, USG नॉर्मल है। LFT नॉर्मल का मतलब हुआ कि लीवर नॉर्मल है, USG नॉर्मल है, इसका मतलब है कि बिलियरी ट्री नॉर्मल है। तो बचा क्या? एक प्री हिपैटिक कॉज ही बच रहा है जिसमें यूरोबिलिनोजन वैसे ही हमको हाई देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? पीछे जाके देखिए आप। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आई। LFT नॉर्मल, लीवर नॉर्मल, USG नॉर्मल, बिलियरी ट्री भी नॉर्मल, यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट, इसका मतलब है प्री हिपैटिक जॉन्डिस है। अब प्री हिपैटिक में हमें चेक करना होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा है या कॉन्जुगेटेड बढ़ा है। अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है हीमोलिसिस के केस में, तो सबसे पहले हम उसको एक्सक्लूड करने के लिए ब्लड स्मीयर कराएंगे। हम कराएंगे ब्लड स्मीयर। ठीक है, इससे हम लोग हीमोलिसिस को एक्सक्लूड कर देंगे। अगर हमें ब्लड स्मीयर में भी कोई ऐसा नहीं मिलता है तो हम सोचेंगे कि गिलबर्ट सिंड्रोम है या तो क्रिगलर नजात सिंड्रोम है। और अगर कॉन्जुगेटेड के लेवल्स बड़े हैं तो हम सोच सकते हैं कि ये ड्यूवेन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है या रोटर सिंड्रोम हो सकता है। अगला हम देखते हैं कि मान लीजिए LFT एबनॉर्मल है। LFT एबनॉर्मल है, इसका मतलब है कि लीवर में कोई पैथोलॉजी है और कोई बिलियरी डिजीज़ का एविडेंस भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा रूल आउट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ लीवर की पैथोलॉजी के बारे में। अगर लीवर में कोई पैथोलॉजी है तो मुझे लीवर को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करूँगा? उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स चेक करूँगा, उसमें वायरल मार्कर्स चेक करूँगा कि कोई वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं है, एंटीबॉडीज चेक करूँगा, कोई ऑटोइम्यून कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर मैं कॉपर और आयरन की स्टडीज़ करूँगा टू रूल आउट द विल्सन डिजीज एंड द हीमोक्रोमेटोसिस। अगले केस में मुझे LFT नॉर्मल मिलता है और एविडेंस ऑफ बिलियरी डिजीज़ मिलता है। इसमें क्या होगा? ये हो सकता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में। ठीक है, सिंपल कंडीशन ऊपर समझा होगा तो समझ में ईजी आ जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है कॉज, ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज है का। तो मैं क्या कर सकता हूँ? करूँगा ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। नीचे हमने फ्री नोट्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, पढ़िए और आगे हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए।